हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे इंडियन एक्सप्रेस में आया था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट मॉडल्स। ओके, तो जब भी हम क्लाइमेट चेंज एज अ वर्ड सुनते हैं, भले ही वो क्लासरूम हो, पार्लियामेंट हो या फिर सोशल मीडिया हो, तो हमेशा एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है दैट आर दीज क्लाइमेट प्रिडिक्शंस आर रियल। क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो हम कहते हैं कि आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा ना, जैसे IPCC की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, तो क्लाइमेट चेंज में कहा जाता है कि सी लेवल राइज होने वाला है। टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री तक सेल्सियस तक होने वाला है। तो क्या ये सच है या जस्ट फेक है? पहले क्लाइमेट प्रेडिक्शन पे सवाल नहीं उठते थे, बट हाल ही में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट ने इस पे सवाल उठाया। उन्होंने यही चीज़ कहा दैट हाउ एक्यूरेट आर दिस क्लाइमेट मॉडल्स, क्या क्लाइमेट मॉडल्स सच में एक्यूरेट है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं उनके स्टेटमेंट से विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज। उन्होंने हमेशा कहा है दैट क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट रियल, कि क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ होता ही नहीं है। बट अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने इसी साल कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी है। हमने देखा है कि फ्लड बहुत ज़्यादा हो गया, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो गए, और हाल ही में हमने देखा मानसून में क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज हो तो रहा है। सो बिफोर जजिंग द साइंस, हम पहले ये क्लाइमेट मॉडल का साइंस समझते हैं दैट क्या ये क्लाइमेट मॉडल होता क्या है, हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क, उसका रिजल्ट क्या है, एंड उसके प्रिडिक्शंस कितने हद तक एक्यूरेट रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम कंटेक्स्ट समझते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे 3 सब्जेक्ट्स में। सबसे पहले है GS1 ज्योग्राफी, जहाँ पे क्लाइमेट सिस्टम, मॉनसून वेरिएबिलिटी आता है, जिसके अंदर कई सारे कीवर्ड्स हम आते हैं, एलनीनो है, रेनफॉल है और पैटर्न्स आ जाता है। फिर GS3 देखा जाए तो उसके अंदर एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों में आ जाता है। एनवायरनमेंट क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज है। अब क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो साइंस एंड टेक में आ जाएगा, IPCC आ जाएगा, इनका प्रिडिक्टिव मॉडलिंग आ जाएगा। तो ये सारे कीवर्ड्स जो है वो आए दिन आते हैं। ये हम अभी आने वाले स्लाइड्स में ये सारे कीवर्ड्स को देखेंगे। फिर GS4 में आ जाता है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इंटीग्रिटी इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन, कि क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या ये अनसर्टेनिटी में कितनी ज़्यादा ऑनेस्टी है, एंड प्लस ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो एग्जाम कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब हम एक्चुअली समझते हैं कि इसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि वाई देर हैज़ बीन अ डाउट ओवर क्लाइमेट साइंस। क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है, लाइक डोनाल्ड ट्रंप है, इसके अलावा कई सारे एक्टिविस्ट जो है वो इस पे सवाल उठा रहे हैं कि आप कह रहे हो चलो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि ठीक है, फ्लड्स इंक्रीज हो गया है, हीट वेव्स इंक्रीज हो गई है, क्लाउड बर्स्ट ज़्यादा हो गया है, बट ये सारे क्लाइमेट चेंज के जो पैटर्न हो रहे हैं वो हमें बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है, हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। यानी कि सी, क्लाइमेट चेंज हमें दिखता नहीं है, हमें क्लाइमेट चेंज एक्सपीरियंस होता है, लाइक क्लाउड बर्स्ट एक्सपीरियंस किया जा रहा है। बट इशू क्या है कि क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि ओके ये क्लाउड बर्स्ट हो गया है। तो सवाल उठाता है कि जो प्रिडिक्शंस आप कर रहे हो उसका क्या हो रहा है, आप फोरकास्ट कर रहे हो उसका क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? हमारे परसेप्शन का डिफरेंस है, कि यहाँ पे जो फोरकास्ट हो रहा है वो क्लाइमेट फोरकास्ट है, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम वेदर फोरकास्ट को एक्सपेक्ट करते हैं। अब इसका हम डिफरेंस समझते हैं कि अगर मैं वेदर की बात करता हूँ तो वेदर का हम क्या पूछते हैं? दैट हाउ इज टुडेज वेदर, कि आज का मौसम कैसा है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं, इसको हम एक मूड से समझते हैं, दैट आज का मेरा मूड कैसा है। आज मेरा मूड कुछ अलग है, टुडे मे बी आई एम हैप्पी, मैं या तो सैड हूँ, मैं हैप्पी हूँ, या फिर मैं एंग्री हूँ। तो ये मेरा मूड है। बट क्या ये मूड मेरा रोज रहेगा? नहीं, वो आज के लिए रहेगा। ठीक है, सो हाउ इज टुडेज वेदर, जो आज का प्रिडिक्शन होता है। वेरएज अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट में हम कभी ये नहीं पूछते हाउ इज टुडेज क्लाइमेट, नहीं, हम पूछते हैं कि ये जगह का क्लाइमेट है कैसा। और अगर हम एक ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेदर को हम मूड से रिलेट करते हैं, कि दैट हाउ इज टुडेज मूड, कि आपका आज मूड कैसा है, तो उसको मैं क्लाइमेट से रिलेट करता हूँ दैट मेरी पर्सनालिटी कैसी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कि जो मूड है वो डेली बेसिस पे चेंज हो जाता है। आज मैं हैप्पी हूँ, कल सैड हूँ, फिर एंग्री हूँ, फिर मेरा मिक्स मूड है। तो डेली बेसिस पे चेंज होता है। सेम वेदर भी डेली बेसिस पे चेंज होता है। आज धूप है, कल छाँव है, फिर बारिश है, फिर बर्फ़ है, फिर गर्मी है।
तो ये डेली बेसिस पे चेंज होता है। वेरएज क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक पर्सनालिटी जैसी है कि मेरी जो पर्सनालिटी है वो रोज चेंज नहीं होगी। वो कब चेंज होगी? वो ऑलमोस्ट 10 से 20 साल लगेंगे उसको चेंज होने में। तो काफ़ी सारा कुछ देखना पड़ेगा, काफ़ी सारा कुछ मेरे को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके मेरी पर्सनालिटी चेंज होगी। तो सेम गोज विद द क्लाइमेट, कि जो क्लाइमेट का फोरकास्ट हो रहा है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं वो मुझे आईएमडी बताए। बट आईएमडी जी, जो आईएमडी का फोरकास्ट है वो वेदर पे फोरकास्ट कम होता है, वो क्लाइमेट पे फोरकास्ट ज्यादा होता है। नॉट जस्ट आईएमडी, अगर हम ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स की बात करते हैं, आईएमडी तो इसमें बहुत ज्यादा छोटा रोल है इसका। इंडिया इतना सा है, ग्लोब बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ग्लोबल प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो वो रीजनल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है कि वो आज या कल का वेदर क्या होगा वो नहीं बता पा रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं बनी है। वो सिर्फ एक एस्टिमेट करता है कि पिछले 10 साल में इंडिया में ये मॉनसून पैटर्न हुआ करता था, तो आने वाले 10 साल में ये मॉनसून पैटर्न हो सकता है। अब उसके अंदर वैल्यू एडिशन क्या करते हैं? डेटा का वैल्यू एडिशन करते हैं। क्या वैल्यू एडिशन होगा? लाइक ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो जाएगा, ओशन टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो रहा है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों का वैल्यू एडिशन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम क्लाइमेट प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो जो क्लाइमेट मॉडल्स है वो क्लाइमेट फोरकास्ट पे फोरकास्ट होता है। वेरएज हम किस पे एक्सपेक्ट करते हैं? हम वेदर फोरकास्ट पे बिलीव करते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंस कि वेदर डेली बेसिस पे चेंज होता है, क्लाइमेट 20 से 30 साल में इवॉल्व होता है। वो चेंज नहीं होता, वो इवॉल्व होता रहता है। तो जो क्लाइमेट मॉडल्स है वो हमें 10 से 20 साल का एक मॉडल देते हैं, 30 साल तक का एक मॉडल देते हैं कि अगले अगले 30 साल में ये चेंजेस होगा। इसलिए आप कभी भी देखना ना, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट होती है इन सब में क्या बताया जाता है कि ग्लोबल टेम्परेचर इतना बढ़ सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स एक प्रिडिक्टेड फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी होती है, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं देते। कि जो फोरकास्ट होते हैं वो बोलते हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर वो 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है जो क्लाइमेट को फोरकास्ट करता है, वेदर को फोरकास्ट नहीं करता। तो यहाँ पे जो सवाल हमें क्या पूछना चाहिए, सवाल हमारे में ये आना चाहिए दैट आर क्लाइमेट मॉडल्स इनएक्यूरेट, या तो ये सवाल हो सकता है, या फिर आर वी आस्किंग देम द रॉन्ग क्वेश्चन, कि हम उनसे गलत सवाल पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि कल बारिश कितनी होगी, पर वो कह रहे हैं कि हम ये चीज बता ही नहीं सकते। हम कल क्या होगा वो नहीं बता पा रहे, हम अगले 30 साल में क्या पैटर्न रहेगा बारिश का हम वो आपको बता सकते हैं। तो दैट इज व्हाट क्लाइमेट फोरकास्ट। तो जो भी क्लाइमेट मॉडल्स है वो ये सब क्लाइमेट फोरकास्ट पे चल रहा है, कोई भी वेदर फोरकास्ट पे नहीं हो रहा है। हालांकि आज के टाइम में देखा जाए तो आईएमडी और इन सब ने कई सारे रीजनल सेंटर्स बना रखे हैं कि वो रीजनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। बट वो रीजनल डेटा कलेक्ट कब होता है? जब 10 साल तक का डेटा आ जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम अहमदाबाद की बात करते हैं। तो अहमदाबाद में एक रीजनल सेंटर बना दिया, क्लाइमेट सेंटर बना दिया, जो वेदर फोरकास्ट के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब उसको डेटा कलेक्ट करेगा वो, ऐसा नहीं कि आज डेटा कलेक्ट किया और वो आपको बता देगा कल बारिश होगी या नहीं होगी। उसको कम से कम 10 साल का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि 10 साल में अहमदाबाद में कितनी बारिश हो रही है, कितनी हीट वेव्स आ रहे हैं, कितनी कोल्ड वेव्स आ रहे हैं, कब छांव आ रही है, कब धूप आ रही है। तो जब ये 10 साल का डेटा अहमदाबाद का कलेक्ट करेगा आईएमडी, फिर वो 11वें साल से आपको बता पाएगा कि आज बारिश होगी या धूप होगी या छांव होगी। तो इट टेक्स टाइम, ठीक है। तो यही डिफरेंस है हमारे वेस्टर्न मॉडल्स में और जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ है उनमें, ये मेजर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हालांकि हम इस पे और भी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, बट उससे पहले हम समझते हैं दैट व्हाट आर क्लाइमेट मॉडल्स, कि क्लाइमेट मॉडल्स होते क्या है। क्लाइमेट मॉडल समझने के लिए आप एक चीज समझिए दैट व्हाट एग्जैक्टली क्लाइमेट मॉडल्स आर। तो इसको एक इमेजिन कीजिए, मतलब इसको ऐसे समझिए कि ये एक वर्चुअल अर्थ है। क्लाइमेट मॉडल्स क्या बनाते हैं? ये एक वर्चुअल अर्थ बनाते हैं जो एक सुपर कंप्यूटर में होता है। तो सुपर कंप्यूटर में ये एक वर्चुअल अर्थ बनाते हैं जो हमारे अर्थ का एक्चुअल कॉपी होता है, बट इसको हम कह सकते हैं एक डिजिटल कॉपी है जो सुपर कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है।
अब ये जो वर्चुअल अर्थ बनते हैं उसके ऊपर कई सारे लॉज लागू होते हैं, ये कई सारे लॉज लागू होते हैं। लॉज यानी जो हमारे एक्चुअल अर्थ पे जो लॉज लगते हैं, फॉर एग्जांपल जो फिजिक्स के लॉज होते हैं वो हम लगते हैं, जो केमिस्ट्री के लॉज लगाते हैं वो लगाए जाते हैं, जो बायोलॉजी के लॉज होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो जब आप एक वर्चुअल अर्थ पे लॉज लगाते हो, लाइक फिजिक्स के लॉज है, केमिस्ट्री के है, बायोलॉजी के लॉज होते हैं, तो यहाँ से हमें एक वे पता चलता है दैट जो अर्थ है, जो वर्चुअल अर्थ है, वो फंक्शन कैसे होता है। क्योंकि जो आपने लॉज लगाए हैं दोज आर रियल लॉज, ये जो हमारे रियल फिजिकल लॉज है, जो फिजिक्स के लॉज है कि ये पेन में गिराऊंगा तो नीचे गिरेगा, तो ये फिजिक्स के लॉज है, राइट। सिमिलरली बायोलॉजी केमिस्ट्री के लॉज है। तो जब आप ये सारे लॉज अप्लाई करते हो वर्चुअल अर्थ पे इन अ सुपर कंप्यूटर, तो आपको पता चलता है कि ये अर्थ फंक्शन कैसे कर रहा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब फंक्शन जब करता है तो दैट मीन्स कि क्या टाइप के फंक्शन हम बात कर रहे हैं। लेट्स से मैं अगर आप कह रहा हूँ कि ये सारे लॉज लगा दिए, तो फंक्शन पता चलता है दैट हाउ एक्चुअली जो ओशन है वो हीट को एब्जॉर्ब कैसे करता है, ठीक है। तो जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है। जब क्लाउड फॉर्म हो जाता है तो ये क्लाउड का मूवमेंट कैसे होता है, तो ये मेजर चीजें बताई जाती है। तो दैट मीन्स कि क्लाइमेट मॉडल क्या है, ये एक वर्चुअल अर्थ है जो हमारे सुपर कंप्यूटर में बनाया जाता है, जिसके ऊपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लॉज लगाए जाते हैं, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में अर्थ फंक्शन कैसे करता है। फंक्शंस लाइक कैसे कि ओशन हीट कैसे ऑब्जॉर्व करता है, उससे क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं, और क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं तो वो फिर मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो ये चीज़ें रहती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो चीज़ रहती है कि जब हम ये सारा चीज़ें वर्चुअल डेटा बनाया जाता है, कि हम लॉस तो बता दिए, अब फिर हम क्या करते हैं, हम इसके बाद रियल डेटा इसके अंदर डालते हैं, जो रियल टाइम डेटा है। रियल टाइम डेटा में क्या हो जाएगा कि दैट एट प्रेजेंट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप 2025 का बता रहे हो तो आप बताओगे कि 2025 में ग्रीन हाउस गैसेस कितनी है, ठीक है। हमारे ओशन में टेम्परेचर कितना हो रहा है, ठीक है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। और फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एयर है, एयर प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है, कि कहाँ पे हाई प्रेशर जोन हो रहा है, कहाँ पे लो प्रेशर जोन डेवलप हो रहा है। तो ये सारा डेटा हम ये सुपर कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, कि एट प्रेजेंट अर्थ पे ग्रीन हाउस गैसेस इतना, ओशन टेम्परेचर इतना हो रहा है, और एयर प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, ये सारी चीज़ें होती है। फिर क्या करता है ये सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर ये डेटा के बेसिस पे एक लैब बनाता है, एक लेबोरेटरी बनाता है, ठीक है। अब ये लेबोरेटरी में हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हम रियल में टेस्ट नहीं कर सकते। लाइक किस टाइप के सवाल होते हैं कि यहाँ पे सवाल उठाए जाते हैं, व्हाट इफ जो कार्बन एमिशन है वो डबल हो गया है, जैसे अभी डबल नहीं हुआ है बट व्हाट इफ वो डबल हो जाएगा तो क्या चेंजेस आ सकता है। या फिर हम कह रहे हैं दैट व्हाट इफ जो आइस कैप्स है वो बहुत ही फास्ट मेल्ट हो जाए, तो फिर क्या चेंजेस आ सकते हैं जो हम रियल टाइम में अप्लाई नहीं कर सकते, वो हम सुपर कंप्यूटर में अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर हम वापस समझते हैं कि सुपर कंप्यूटर में एक वर्चुअल अर्थ बनाया जाता है, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लॉज डाले जाते हैं, जिसके बेसिस पे अर्थ फंक्शन कैसे होता है वो बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओशन हीट कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हीट से क्लाउड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, और वो क्लाउड का मूवमेंट क्या है, ठीक है। फिर इसके अंदर डेटा डाला जाता है। डेटा लाइक क्या डाला जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कितना है, हमारे ओशन का टेम्परेचर कितना है, हमारे एयर प्रेशर क्या होता है। फिर जब ये डेटा डाला जाता है तो इसको एक लेबोरेटरी में कन्वर्ट किया जाता है, जहां पे टेस्ट किया जाता है दैट व्हाट इफ कार्बन एमिशन डबल हो जाएगा तो फिर ये क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। सेकंड हम कह सकते हैं व्हाट इफ जो आइस कैप्स है वो फटाफट मेल्ट हो गए तो फिर क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इस तरीके का डेटा डाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमें सिर्फ नंबर नहीं बताता, ये हमारे प्लैनेट का फ्यूचर बताता है ना। फ्यूचर इज नॉट लाइक दिस इज नॉट मैजिक एक्चुअली, ये मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिकल लॉज अप्लाई किए जाते हैं, तब जाके हमारा एक क्लाइमेट मॉडल बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि ये किस तरीके से क्लाइमेट मॉडल बनता है, आई मीन व्हाट आर द क्लाइमेट मॉडल्स। अब जो दूसरी चीज हमें समझनी है दैट हाउ डू क्लाइमेट मॉडल्स वर्क, कि क्लाइमेट मॉडल वर्क कैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज
कि अर्थ को 3D ग्रिड्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि पूरा एक अर्थ की अगर हम बात करते हैं, लेट्स से अगर आपने पूरे एक अर्थ की बात करी है, ठीक है, अब अर्थ में मैं कह रहा हूं कि यहां कहीं पे लेट्स से दिस इज आवर इंडिया, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, लेट्स से दिस इज एन अफ्रीका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज यूरोप, दिस इज चाइना, दिस इज रशिया, ओके, यहाँ पे आ गया जापान, ठीक है। तो लेट्स से ये अर्थ है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अर्थ को ग्रिड्स में डिवाइड किया जा रहा है, 3D ग्रिड यानी कि सेल्स में डिवाइड किया जा रहा है। अब अगर मैं इसको सेल्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है, जैसे मैंने इसको सेल्स में डिवाइड किया, तो मैं कह रहा हूं कि चलो यहां पे एक सेल बनाया मैंने, एक सेल यहां बनाया, एक सेल यहां बनाया, एक सेल यहां बना, एक सेल यहां बना, एक सेल यहां बना, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हजारों सेल्स बन रहे हैं, एक सेल यहाँ बन गया, एक सेल यहाँ बना, एक सेल यहाँ बना, और एक सेल यहाँ बना, एक सेल यहाँ बना, ठीक है। तो ये सारे ग्रिड है। अब ये ग्रिड में क्या होगा कि ये ग्रिड में हर एक सेल जो है, ईच सेल, ये ग्रिड को सेल कहा जा रहा है कि ये सारे सेल है, ये बताते हैं कि वहां का एटमोस्फियर कैसा है, वहां का ओशन कैसा है, और वहां का लैंड कैसा है। जैसे कि हम अगर कह रहे हैं कि लेट्स से मैं ये ग्रिड की बात कर रहा हूँ, लेट्स से ए ग्रिड की बात कर रहा हूँ, तो ए ग्रिड का अगर मैं देखा जाऊं तो यहां पे ए का ये रीजन में, जैसे दिस इज दी नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया इंडिया का, तो यहां पे एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, यहाँ की लैंड कैसी रहेगी, यहाँ पे ओशन का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है। सो इस तरीके से वो एक जगह का डेटा लेता है। तो एक ग्रिड का डेटा लिया जिसके अंदर एटमॉस्फेयर, लैंड और ओशन आ गया। अब फिर क्या होता है कि यहां पे हर एक सेल में यानी कि हर एक ग्रिड में एक इक्वेशन डाली जाती है जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करती है कि वहां पे एनर्जी फ्लो कितनी, यानी कि सन की हीट कितनी आ रही है, हीट वेव्स कितनी आ रही है, कोल्ड वेव्स कितनी आ रही है, कितनी सन आ रहा है, कितना वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। वहां पे जब हीट आ जा रही है तो ओशन कितना इवेपोरेट कर रहा है, उससे मॉइस्चर कितना कंटेंट फ्लो हो रहा है। अब जब मॉइस्चर बन जा रहा है तो वो हाई प्रेशर में लो प्रेशर की तरफ किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन होता है जो ये चीज डिस्क्राइब करता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि जो ए है, ए सेल जो है, इसके अंदर एटमॉस्फेयर, लैंड और ओशन आता है, फिर इसके अंदर एक इक्वेशन डाली जाती है जो ये सारी चीजें बताता है कि ये एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट कितना हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट से यानी कि ओशन इवेपोरेट कितना हो रहा है, या रिवर है तो रिवर इवेपोरेट कितनी हो रही है, उससे मॉइस्चर कितना बन रहा है, और वो मॉइस्चर से हाई प्रेशर जोन कितना डेवलप हो रहा है और कितना लो प्रेशर जोन डेवलप हो रहा है, और विंड किस तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जा रही है। तो एयर मूवमेंट बताया जाता है, ठीक है। फिर बाद में ये डेटा लेता है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, कि जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे डेटा लिया जाता है। यानी कि CO2 कार्बन एमिशन कितना है, ओशन टेम्परेचर कितना है, विंड मूवमेंट कितना है, जो अभी हमने देखा था क्लाइमेट मॉडल में, ठीक है, कि ये डेटा हम फीड करते हैं, राइट, ये मॉडल में हम फीड करते हैं। जैसे हमें अभी यहाँ देखा था ना कि दैट ये रियल टाइम डेटा हम उसमें फीड करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ओशन टेम्परेचर, एयर प्रेशर। फिर जब ये डेटा फीड कर देते हैं तो फिर ये एक सिमुलेट करता है, हमें एक प्रिडिक्शन बताता है दैट एक सेल में अगर चेंज होगा तो उसका दूसरे सेल पे क्या इफेक्ट होगा, और उससे एक लार्ज स्केल पैटर्न का प्रिडिक्शन बताता है। फॉर एग्जांपल मॉनसून पैटर्न। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं ए सेल की बात करिए, ये ए सेल में चेंजेस हुए, ठीक है, तो ए सेल का बाकी सेल पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ए सेल का बी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ई पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, डी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ई पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। फिर वैसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एफ है, एफ में कुछ चेंज होगा तो GH I J इन पे क्या इंपैक्ट आता जाएगा। तो एक जगह पे अगर चेंजेस होगा तो उसके सराउंडिंग में और कितना चेंजेस आता जाएगा। सो दिस इज अ ग्रिड, राइट, ये सेल है। तो दिस इज हाउ क्लाइमेट मॉडल्स वर्क। क्लाइमेट मॉडल इस तरीके से वर्क करता है। सो दिस वाज जस्ट अ रफ आइडिया कि जिसके बेसिस पे हम एक
अनुमान लगा सकते हैं, कि एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ओके इस तरीके से क्लाइमेट मॉडल वर्क होता है। ठीक है, अब जो क्लाइमेट मॉडल है वो ऐसा नहीं है कि आज उठे और क्लाइमेट मॉडल्स बनना स्टार्ट हो गए थे, ये भी टाइमली इवॉल्व होते गए थे। जैसे फर्स्ट टाइम क्लाइमेट मॉडल बना था 1960s में, जहां पे एनर्जी बैलेंस मॉडल बनाया गया था। ये फोकस सिर्फ किस पे कर रहा था? एनर्जी पे। एनर्जी कहाँ से आती है हमारे पास? सन से एनर्जी आती है, कि अर्थ के सरफेस पे कितनी एनर्जी आ रही है और वो कितनी वापस जा रही है। ठीक है, तो ये एक एनर्जी मॉडल था, तो उससे एक क्लाइमेट मॉडल बनाया गया था। फिर फर्दर रिसर्च करी, फर्दर पढ़ाई हुई, 1970 में रेडिएटिव कन्वेक्टिव मॉडल्स बनाए गए, कि जो एनर्जी मॉडल था उसके अंदर एक एडिशन किया। क्या चीज का एडिशन किया? कि यहाँ पे वर्टिकल एनर्जी ट्रांसफर देखे गए। वर्टिकल एनर्जी ट्रांसफर यानी कि कितना वर्टिकली हीट आ रही है और कितना वर्टिकली हीट जा रही है। तो ये इसके अंदर अप एंड डाउन मूवमेंट को एडिशन किया गया। फिर जो थर्ड आया था, दैट इज 1980 से प्रेजेंट, यानी कि जो अभी तक चल रहा है, दैट इज जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स, GCM। अब जनरल सर्कुलेशन मॉडल में क्या किया? एयर को भी ऐड ऑन किया, ओशन वाटर को भी ऐड ऑन किया, एंड एनर्जी फ्लोज ग्लोबली किया। यानी कि जो एनर्जी पहले थी उसके अंदर ये दो चीजें और ऐड करी, एयर एंड वाटर। कि जो एनर्जी फ्लो हो रही है, पहले सिर्फ अर्थ सरफेस था, फिर ओशन को भी इंक्लूड किया कि ओशन में एनर्जी फ्लो होने से क्या चेंजेस आ रहा है। जब ओशन में चेंजेस आ रहा है तो कितना इवेपोरेशन हो रहा है, उससे मॉइस्चर कितना बन रहा है। अब ओशन में चेंजेस आने से मॉइस्चर में चेंज आ रहा है, तो मॉइस्चर में चेंज आने से एयर फ्लो में चेंज आ रहा है, तो इससे एयर के बारे में भी पता चलता है। अब जो चीज हो रही है नाउ, एक एक्स्ट्रा चीज हो रही है, यानी कि ये तो चल ही रहा है, GCM तो चल रहा है, एट प्रेजेंट GCM चल रहा है। एक एडिशन क्या किया है? RCM किया गया, दैट इज रीजनल क्लाइमेट मॉडल। जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था ना अहमदाबाद का, कि अहमदाबाद में एक RCM बनाया जाएगा जो 10 साल तक अहमदाबाद का डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, और वो डेटा के बेसिस पे वो प्रेडिक्शन करेगा कि आने वाले 11वें साल पे आज बारिश होगी या तूफान आएगा या एक्सेट्रा, ये सारी चीजें रहती है। तो कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा जूम इन हो जाता है, कि जो हमने यहाँ पे देखा ना, तो उसको हम थोड़ा सा जूम इन करके कर सकते हैं। सो दैट इज RCM। GCM ग्लोबल आ जाता है, RCM रीजनल आ जाता है, कि आप थोड़ा सा और जूम इन कर पाओगे, वो रीजन के बारे में और ज़्यादा समझ पाओगे। तो दिस इज हाउ द इवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट मॉडल्स डन। ठीक है, अब ये क्लाइमेट मॉडल्स कितने ज़्यादा एक्यूरेट है, ये तो चीज़ हमें समझ ही आ गया कि ये हमें एक्चुअल डेटा नहीं बताता, ये हमें एक ट्रेंड बताता है। ठीक है, ये हमें एक ट्रेंड बताता है कि ये ट्रेंड रहा है क्लाइमेट का, जो वेदर इवेंट्स नहीं बताता है कि सर्दी गर्मी कितनी होगी, वो नहीं बता रहा। ये क्लाइमेट ट्रेंड बता रहा है कि आने वाले 10 साल में सर्दी इतनी हो सकती है, गर्मी इतनी हो सकती है, बारिश इतना हो सकता है। तो एक पैटर्न जो ट्रेंड चल रहा है, समर का ट्रेंड है, विंटर का ट्रेंड है, मानसून का ट्रेंड है, वो सारा ट्रेंड बताता है। राइट, ये रिलायबल है एट ग्लोबल पैटर्न्स। राइट, जैसे हमने अभी देखा कि सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस मेल्ट्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। बट अगर हम रीजनल पे आ जाते हैं तो उनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा ही नहीं है। राइट, डेटा का एक बहुत बड़ा इशू रहता है यहाँ पे। ठीक है, डेटा ही नहीं है, तो जो मॉडल्स है दे आर कॉन्स्टेंटली टेस्टेड बाय कंपेयरिंग प्रेडिक्शंस। अब अगर इंडिया जैसी कंट्री का अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में ये इशू कितना ज़्यादा परसिस्ट करता है, तो जो इंडिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर इशू क्या है कि जो ग्लोबल साउथ है, राइट, ग्लोबल साउथ यानी कि इक्वेटर के नीचे की जो कंट्रीज है लाइक इंडिया है, वहाँ पे जो क्लाइमेट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल एल्निनो और लालिना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके मॉडल पे प्रिसाइज डेटा देना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड थिंग क्या है कि जो भी क्लाइमेट मॉडल्स बने गए हैं वो ग्लोबल नॉर्थ में बने गए हैं, और वो ग्लोबल नॉर्थ का डेटा है उनके पास। इसलिए ग्लोबल नॉर्थ का डेटा जब लिया उन्होंने 10 सालों का, तो उनके पास डेटा है कि पिछले 10 साल में ये टाइम पे बारिश हुई है, तो वो एग्जैक्ट डेटा को एक्यूरेटली और प्रिसाइसली बता पाते हैं। तो जब आज के टाइम में अगर हम देखते हैं कि अहमदाबाद और सूरत में जो बारिश हो रही है, वो प्रेडिक्शन जो आ रहा है वो डेटा ग्लोबल साउथ का नहीं है, वो ग्लोबल नॉर्थ से जो डेटा आया गया है उसके बेसिस पे यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। तभी तो हम इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मान पाते ना। वैसे अगर फॉरेन कंट्रीज में देखा जाए तो वो वेदर रिपोर्ट देख के ही जाते हैं कि आज बारिश होगी तो अम्ब्रेला लेना है वरना नहीं लेना, वेरेज यहाँ पे हमें पता नहीं चलता है। ठीक है,
तो ये क्या बताता है कि ग्लोबल साउथ के पास क्लाइमेट डेटा ही नहीं है अभी तक, जो ग्राउंड लेवल डिटेल क्लाइमेट डेटा वो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इशू क्या होता है कि सडन इवेंट्स हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाता है, अचानक से वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया तो वो एयर मूवमेंट तुरंत ही चेंज हो गया। ठीक है, फिर नॉन लीनियर रिएक्शंस हो गए, तो उससे प्रेडिक्शंस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो साइंटिस्ट किस पे फोकस कर रहे हैं, वो रेंजेस एंड प्रोबेबिलिटीज पे फोकस करते हैं। वो कोई फिक्स नंबर नहीं देते, जैसे हमने देखा कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं बता रहे, वो बता रहे 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये रेंज है, राइट। तो ये रेंज एंड प्रोबेबिलिटीज बता रहे हैं, वो फिक्स नंबर नहीं बता सकते। ठीक है, सो दैट इज वाई अनसर्टेनिटी स्टिल एग्जिस्ट। ओके, अब जो दूसरी चीज के अंदर समझनी है कि इतना अनसर्टेनिटी है फिर भी ये क्यों इतना ज़्यादा मैटर करता है, कि हम इसको क्यों कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये हमें देखा जाए तो ये क्लाइमेट ट्रेंड बता रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। ये ब्रॉड और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ट्रेंड बता रहा है, जैसे पिछले 10 साल में या आने वाले 10 साल में, आने वाले 20 साल में क्या ट्रेंड रहेगा, जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है पॉलिसी प्लानिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें एमिशन टारगेट कितना रखना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी कितना रखना चाहिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हमारी क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये क्लाइमेट ट्रेंड को, ये क्लाइमेट मॉडल्स को आईपीसीसी भी यूज़ करता है फॉर नेशनल क्लाइमेट मिशंस के लिए, फॉर प्रोजेक्शंस के लिए। वो आंसर्स करता है दैट व्हाट इफ कार्बन एमिशन डबल हो जाए, व्हाट इफ आइस कैप्स मेल्ट हो जाए तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम कितना कार्बन एमिशंस कर सकते हैं, कितना आइस मेल्ट्स को हम रख सकते हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं, दैट ये एक्यूरेसी इंडिया में हार्ड क्यों है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि जो भी मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट मॉडल्स है वो कहाँ से डिज़ाइन किए गए हैं, वो ग्लोबल नॉर्थ से डिज़ाइन किए गए हैं। जो वहाँ का लोकल डेटा सेट्स है, लाइक नॉर्थ अमेरिका है एंड यूरोप है, वहाँ से आए गए हैं। फिर इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया और जो साउथ एशिया है उनका ग्राउंड बेस्ड क्लाइमेट डेटा अभी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक है, तो वो कैलिब्रेट करना पड़ेगा। प्लस इंडिया की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक साइड पे हिमालय है, तो डेजर्ट है, मॉनसून है, कोस्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा वेरी है इंडिया का ज्योग्राफी। तो उसके चलते क्लाइमेट में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आता है इंडिया में। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक इंडिया स्पेसिफिक रीजनल मॉडल्स की ज़रूरत है जो और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेगा और डेटा लेगा, ताकि वो एक्यूरेटली डेटा हमें दे पाएगा। बट इट विल टेक टाइम, जैसे मैंने कहा 10 साल तो कम से कम लगेगा। ठीक है, तो जो क्लाइमेट मॉडल्स है वो गलत नहीं होते, वो सही है। इसका कई सारा प्रूफ आया गया है। जैसे 2020 में स्टडी हुई थी तो उसमें पता चला गया कि जो वो 17 मॉडल्स में से 14 मॉडल्स ने बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली ग्लोबल टेम्परेचर्स को प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि सी लेवल कितना राइज होगा, आर्कटिक आइस कितनी मेल्ट होगी, ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा रहेगा, ये सब उन्होंने बताया था। तो ये प्रोसेस को ये हिंड कास्टिंग कहा जाता है। एट दिस प्रोसेस इज नोन एज हिंड कास्टिंग, जो वेरीफाई करता है कि इफ मॉडल्स कैन रिक्रिएट नोन पास्ट इवेंट्स। हिंड कास्टिंग, फोरकास्टिंग यानी कि आने वाला, हिंड कास्टिंग यानी पिछला गया हुआ। तो ये मॉडल्स इस तरीके से बने गए हैं कि ये मॉडल हिंड कास्टिंग बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है, कितना सी लेवल राइज हुआ है, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से फोरकास्ट कर पा, मतलब हिंड कास्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो ये सक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे पॉलिसी और फ्यूचर प्लानिंग के लिए रहता है। ठीक है, तो इंडिया को क्या ज़रूरत है इसमें, इंडिया को बेसिकली ज़रूरत है कि हमें हमारे रीजनल वेदर सिस्टम को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, रीजनल क्लाइमेट पैटर्न को और ज़्यादा समझना है। तो हमें डेंसर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बनाने हैं, जो वेदर स्टेशंस है, ओशन ब्यूरोज है, सैटेलाइट्स को और ज़्यादा यूज़ करना है। और इसके लिए इंडिया ने एक्चुअली किया भी है कि एक IITM बनाया गया है फॉर अर्थ सिस्टम मॉडल बनाया गया है, IITM के द्वारा अर्थ सिस्टम मॉडल बनाया गया है जो मॉनसून का प्रोजेक्शंस और ज़्यादा तरीके से करेगा। बट इट विल टेक टाइम, जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं कि आज बनाए कल तक हो जाएगा, तो लगेंगे एटलीस्ट 8-10 साल तो लगेगा। ठीक है, और रीजनल मॉडल्स को हमें और ज़्यादा सपोर्ट करना है। जो पॉलिसी है, वाटर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसके लिए हमें कोलैबोरेशन लाने की ज़रूरत है, IMD, इसरो, IITs और कई सारे इंटरनेशनल एजेंसीज़ के लिए, ताकि हम और एक्यूरेट तरीके से ये डेटा ला सकें, राइट। तो आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी इन दिस वीडियो। So this is it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well.
थैंक यू।